नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो शिक्षा देती है कि छल कितनी भी सावधानी से क्यों न किया जाए, वह समृद्धि और उन्नति का हल कभी नहीं बन सकता। यह कहानी पुराने समय की एक बात है। एक शहर जिसका नाम कामिनीपुर था, वह शहर आसपास के कई शहरों का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। कामिनीपुर में आसपास के कई शहरों के व्यापारी अपना सामान बेचने और खरीदने के लिए आते थे। कामिनीपुर में एक साहूकार जिसका नाम भोगी प्रसाद था, वह एक बहुत बड़ी दुकान का मालिक था। वह एक खानदानी व्यापारी था और सोना चांदी के गहनों को खरीदने और बेचने का काम करता था। भोगी प्रसाद के बाप दादा ने अपनी दुकान की इज्जत को बहुत परिश्रम से, ग्राहकों के साथ मीठे बोली बोल करके और ईमानदारी से व्यापार करके बनाया था। लेकिन भोगी प्रसाद स्वयं में लालची था। वह आसपास के शहरों में सबसे धनी व्यापारी बनने के सपने देखता था। इसलिए भोगी प्रसाद ने एक कुचक्र करना शुरू किया। उसने क्या किया कि एक खतरनाक डाकू के सरदार कातिल सिंह से संपर्क किया और डाकू सरदार को समझाया कि तुम लोग जो भी लूट करते हो, उसका जो सोना चांदी तुम लूटते हो मुझे बेच दिया करो। मैं उन गहनों को 1/4 भाव में खरीद लिया करूँगा। क्योंकि डाकुओं की लूट का माल उनको बेचने में पकड़े जाने का डर होता था, इसलिए वे एक डाकू 1/4 भाव में लूट का माल तुरंत बेचने को तैयार हो गए। अब डाकू लोग जहाँ भी डाका डालते, वो सामान भोगी प्रसाद को 1/4 भाव में बेच देते। इस तरह डाकुओं का भी लूट का माल बिक जाता और भोगी प्रसाद उस लूट के माल को पूरे गांव में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेता। लेकिन भोगी प्रसाद का लालच कम नहीं हो रहा था, जबकि उसने इतना कमा लिया था कि वह काफ़ी धनवान बन चुका था और पाप करते करते उसके पाप का घड़ा भी भर चुका था। लेकिन लालच जब सर पर चढ़ कर के बोलता है तो विवेक को ख़त्म कर देता है। तो इस समय भोगी प्रसाद ने सोचा कि ऐसा क्या हो कि बहुत कम समय के अंदर मैं बहुत बड़ा पूंजीपति बन जाऊं। तो उसने अपने विश्वास पात्रों, अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों को भी धोखा देना शुरू कर दिया। तो एक बार भोगी प्रसाद जो एक लालची व्यापारी था, वह अपने कामिनीपुर से थोड़ा दूर दामिनीपुर नगर के एक व्यापारी की बेटे की बारात में किसी तीसरे शहर में गया। वह बारात में गया, विवाह हो गया। लौटते समय बारात के बाद दुल्हन भी थी। तो जब बारात में दुल्हन चल रही थी, उसके गहने भी उसने पहन रखे थे। बारात अपने विवाह स्थल से जब काफ़ी आगे निकल गई तो बारात के साथ एक दुर्घटना हो गई। सुनसान जगह पर बारात को डाकुओं ने घेर लिया और दुल्हन के सारे गहने लूट लिए। बारातियों के पास भी जो सामान था वह भी लूट लिया गया। अब सभी बाराती डाकू कातिल सिंह से दया की भीख मांगने लगे कि डाकू उन लोगों को जान से न मारे, सामान भले लूट लें। तो डाकू कातिल सिंह ने कहा, ठीक है, हम लोग किसी भी बाराती की हत्या नहीं करेंगे, लेकिन एक शर्त है, तुम एक बाराती को हमारे पास में गिरवी रख दो और सारे बाराती वापस घर चले जाओ। 2 दिन तक अगर राजा का कोई भी सैनिक हमें पकड़ने नहीं आएगा तो हम उस गिरवी रखे बाराती को सुरक्षित उसके नगर के बाहर तक छोड़ देंगे। अब शर्त ऐसी थी कि 2 दिन वो भी अकेले डाकुओं के साथ रहना पड़ेगा। सभी को डर लग रहा था, कोई भी गिरवी होकर के रुकने को तैयार ही नहीं हुआ। तो दूल्हा आगे आया और बोला, मैं अपने आप को 2 दिन के लिए गिरवी रखता हूँ। आखिर ये सभी लोग आए तो मेरे विवाह के निमंत्रण पर ही हैं। इनको सुरक्षित घर पहुंचाने की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। डाकू के सरदार, आप इन बारातियों को वापस सुरक्षित जाने दीजिए और इनके लिए मेरे को गिरवी रख लीजिए। दूल्हे की बात पर डाकुओं के सरदार कातिल सिंह ने दूल्हे को अपना कैदी बना लिया और बारात को जाने के लिए कह दिया। बारात दुल्हन को लेकर के वापस दामिनीपुर को चल दी। दुल्हन बहुत दुखी थी लेकिन बहुत समझदार थी। वह दुख के अंदर सोचने लगी, यह क्या हो गया, मेरी कल तो शादी हुई और आज मेरे पति को इन डाकुओं ने कैद कर लिया। अब मैं सुरक्षित बचकर भी क्या करूंगी और अपने ससुराल पहुंच भी जाऊंगी तो मेरे को ससुराल वाले यही ताना देंगे कि मेरे नसीब ही फूटे हैं, मेरे साथ में विवाह करके मेरे पति डाकू की कैद में चले गए। अब मुझे ना तो प्यार मिलेगा ससुराल में, न ही सम्मान मिलेगा, मेरा तो पूरा जीवन ही नष्ट हो गया। दुल्हन इसी तरह सोचते जा रही थी और बारात चुपचाप चले जा रही थी। पूरा दिन चलते चलते बारात के लोग थक गए तो थोड़ी देर आराम करने के लिए पेड़ों की छांव में बैठ गए। सभी बाराती सुरक्षित अपने घर जा रहे थे।
सभी की जान बच गई थी, इसकी खुशी तो सभी के मन में थी, लेकिन दुल्हन जो तकलीफ़ में थी इसका किसी को भी भान नहीं था। वहीं दुल्हन अकेली थी जिसका मन परेशान था। वह बार बार अपने पति के जीवन के बारे में सोच रही थी। तभी दुल्हन सभी बारातियों के बीच में आकर के खड़ी हो जाती है। नई नवेली दुल्हन को अचानक बारात में इतने पुरुषों के बीच में आने पर और बीच में आकर के खड़े हो जाने पर सभी बाराती अवाक रह जाते हैं। लेकिन दुल्हन ने किसी की भी परवाह नहीं की और बीच में आकर के बोली, ज़रूर आप लोगों में से किसी ने हमारे इस रास्ते से लौट कर जाने की सूचना डाकुओं को दी है, वरना भला डाकुओं को कैसे पता कि यहाँ से बारात जा रही है। वह कौन है हमारे अंदर से जिसने इसकी सूचना डाकुओं को दी है, मैं इसका पता लगा चुकी हूँ। मुझे पता चल चुका है कि बारात में वह कौन है जो डाकुओं से मिला हुआ है। भोगी प्रसाद जो डाकुओं से मिला हुआ था और डाकुओं से लूट का माल 1/4 भाव पर ख़रीदा करता था, उसी ने तो डाकुओं से बात करके उन्हें बुलाया था। वह सोचने लगा, क्या वास्तव में दुल्हन मेरे और डाकुओं की साठगांठ को जान चुकी है। लेकिन भोगी प्रसाद चुप रहा। दुल्हन ने सबको उल्हाना दिया और वापस जाकर अपनी डोली में बैठ गई और दिन ढलने के समय बारात अपने नगर दामिनीपुर में पहुंच गई। जब दुल्हन अपने घर पहुंची तो दुल्हन की मां ने जब जाना कि उसके बेटे ने चला करके खुद को गिरवी रखा है तो वह अपने बेटे के लिए रोई नहीं और गर्व से बोली, मेरे बेटे ने किसी के भी जीवन का कर्जा अपने विवाह पर चढ़ने नहीं दिया। अपनी जान को खतरे में डालकर सभी की जान बचाई है। मैं खुश हूँ कि मैं एक बहादुर बेटे की माँ हूँ। दूल्हे की माँ ने अपनी बहू को भी यही दिलासा दी कि वह सिर उठा करके रहे कि उसका पति एक बहादुर है। दूल्हा बहादुर तो था ही, वरना कौन दूसरे के लिए अपने प्राण संकट में डालता है। डाकुओं की कैद में दूल्हे ने सोचा कि एक युक्ति लगानी पड़ेगी। उसने एक सोची समझी युक्ति के अनुसार डाकुओं के सरदार कातिल सिंह से कहा कि 2 दिन के बाद तुम लोग मुझे छोड़ोगे तो फिर क्यों न हम हमेशा के लिए एक व्यापारिक समझौता कर लें। तुम लोग ये लूट का माल जितने में बेचते हो मैं उसका दुगना देने को तैयार हूँ। अगर मेरा कहना पसंद है तो 2 दिन मेरे साथ में, 2 दिन के बाद में ये सामान मेरे घर पहुँचा देना और अपने पैसे ले जाना। और आगे से भी जब कभी लूट हो तो जितना माल कोई दूसरा देता है उसका दुगना भाव मेरे से ले लिया करना। दूल्हे की बात सुनकर डाकू सरदार कातिल सिंह ने सोचा कि यह तो फ़ायदे का सौदा है। भोगी प्रसाद हमें 1/4 भाग देता है, ये दुगना देगा तो आधा भाव मिलेगा, इसलिए इस दूल्हे को सुरक्षित इसके घर पहुंचाते हैं। दूल्हे की सारी बात जो है सभी डाकुओं ने आपस में राय मशवरा किया तो उन सबको पसंद आ गई। जब दूसरा दिन पूरा होने वाला था उसकी सुबह सुबह भोगी प्रसाद डाकुओं के पास आया। दूल्हे ने भोगी प्रसाद को आते हुए दूर से ही देख लिया और अपने आप को छुपा लिया। दूल्हों ने छुप कर के सुना कि भोगी प्रसाद डाकुओं के सरदार कातिल सिंह से कह रहा था, मैं धन लेकर के आया हूँ, धन को ले लो और मुझे बारातियों का लूटा हुआ सामान दे दो। तो डाकुओं के सरदार कातिल सिंह ने कहा, तुम हमें 1/4 देते हो, हमें दूसरा साहूकार मिल गया है जो हमें आधा धन देगा। अब हम आगे से लूट का सामान उसी साहूकार को बेचा करेंगे। तो भोगी प्रसाद को झटका लगा क्योंकि वह हमेशा डाकुओं से लूट का सामान 1/4 भाव में ही खरीदता था। भोगी प्रसाद ने सोचा, डाकू लोग झूठ बोल रहे हैं, इनको लालच आ गया है, मैं वापस चला जाता हूँ तो ये लोग अपने आप 1/4 भाव में मुझे ही बेचेंगे। डाकू कातिल सिंह चाहता तो उसी समय भोगी प्रसाद की हत्या कर सकता था, लेकिन वह यह सोच करके रुक गया कि यदि इस दूल्हे ने यह सामान नहीं खरीदा तो फिर सामान खरीदने के लिए भोगी प्रसाद तो होना ही चाहिए। उधर दूल्हे ने छुपकर डाकू सरदार जो था कातिल सिंह और जो भोगी प्रसाद था उन दोनों की बात सुन ली थी। तो वह यह तो जान गया कि बारात की लूट जो हुई है आखिर में भोगी प्रसाद की डाकुओं से मिली भगत के कारण हुई है। अब वह सोचने लगा, अब मैं घर पहुंचकर भोगी प्रसाद को व्यापार को बर्बाद कर दूंगा। फिर कातिल सिंह दूल्हे के पास आया और घर चलने को कहा। दूल्हा और डाकू दूल्हे का जो नगर था दामिनीपुर की तरफ चल दिए। शाम होते होते दूल्हा अपने घर पहुंच गया तो उसके घर में खुशी का माहौल बन गया। उसके साथ 3 डाकू और भी थे जो लूट का माल बेचने आए थे। माल का पैसा लेकर के डाकू चले गए। दुल्हन ने फिर उसके बाद में अपनी सारी बात जानी जो कि दूल्हे ने उसको बताई तो वह तुरंत समझ गई कि उसका पति बहादुर तो है ही, साथ में बुद्धिमान भी है। फिर दुल्हन ने यह भी जाना
कि बारात की सूचना डाकुओं के पास पहुंचाने का माध्यम योगी प्रसाद ही है। अब इसके बाद में दुल्हन का दिमाग गर्म हो गया और उसने अपने पति दूल्हे से कहा कि हमें योजना बना करके इस भोगी प्रसाद को भिखारी बना देना है। चाहे कुछ भी हो, भोगी प्रसाद को उसके लालच का फल मिलना ही चाहिए। दूल्हा और दुल्हन विचार करने लगे। कहते हैं कि प्रयास करने से आदमी को समुद्र तल में छिपा हुआ मोती भी मिल जाता है। दुल्हन को एक योजना बनती दिखी और उसने इस योजना के बारे में अपने पति से बात की तो दुल्हन की योजना दूल्हे को भी पसंद आई। योजना के अनुसार अब भोगी प्रसाद को उसको एक पाठ पढ़ाना था। भोगी प्रसाद कामिनीपुर का निवासी था और दूल्हा जो था दामिनीपुर का निवासी था। दोनों नगर के बीच में 3-4 घंटे का रास्ता था। दुल्हन ने अपने पिता को अपनी बारात के लूटे जाने का और अपने पति के 2 दिन डाकुओं की कैद में रहने की बात बताई तो उसके पिता को भी इससे बहुत तकलीफ़ हुई। फिर दुल्हन ने अपने पिता को भी अपनी योजना में मिला लिया और दुल्हन ने अपने पिता की सहायता से बहुत दूर के नगर में पीतल के भारी भारी गहने बनवाए। गहने थे तो पीतल के, लेकिन बहुत सुंदर थे और बहुत चमकीले थे और संख्या में इतने ज़्यादा थे कि उन गहनों से 4 बैलगाड़ियाँ पूरी भर गई। फिर योजना के हिसाब से एक बारात डाकुओं के इलाके से उन गहनों के साथ निकाली गई। बारात को देखकर डाकुओं ने बारात का रास्ता रोक लिया। बारात में 4 बैलगाड़ियाँ सोने के गहने देख करके डाकू जो थे खुशी से झूम उठे और फौरन उन 4 बैलगाड़ियों को हाँक कर दूर जंगल में ले गए। जब उस दूल्हे को यह योजना सफल होते हुए दिखी कि बारात के अंदर जो 4 बैलगाड़ियां पीतल के गहने भर करके जा रही थी, डाकू उसको सोने का गहना समझ करके लूट के ले गए, तो वह योजना के हिसाब से घर में छिप गया। डाकू एक दिन बाद दूल्हे के पास दामिनीपुर उन बैलगाड़ियों के गहने बेचने आए तो उसने अपनी माँ से कहलवा दिया कि मेरा बेटा और बहू तो जब डाकू की कैद से छूट करके आए तो भगवान को धन्यवाद देने के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए हैं। फिर डाकुओं ने इतना सामान अपने साथ वापस जंगल में लेकर के जाना और रखना ठीक नहीं समझा तो वे दूसरे नगर कामिनीपुर में भोगी प्रसाद के पास गहने बेचने आ गए। भोगी प्रसाद 4 गहने 1/4 के भाव में मिलने की खुशी में पागल हो गया। इतना धन तो भोगी प्रसाद के पास था नहीं, इसलिए उसने तुरंत दूसरे सेठों के पास में अपना घर और दुकान गिरवी रख करके 1/4 पैसा जो डाकुओं को देना था उतना पैसा उधार ले लिया और भोगी प्रसाद ने 4 बैलगाड़ी पीतल के गहने को सोने के गहने के भाव खरीद लिया। डाकू अपना पैसा लेकर के वापस जंगल में चले गए। उतना भोगी प्रसाद जब 4 बैलगाड़ी का खजाना देखता तो देख देख करके खुश हो रहा था और वह अपनी अकल पर इतरा रहा था कि देखो आखिर में सबसे बड़ा सेठ बन गया। भोगी प्रसाद के कल्पना के पंख लग गए और वह सोचने लगा, सपने देखने लगा, अब मैं 1 बैलगाड़ी के गहने बेचकर अपना गिरवी रखा हुआ घर और दुकान छुड़वा लूँगा। फिर भी मेरे पास 3 बैलगाड़ी भर के गहने बचेंगे तो फिर मैं आसपास के जितने भी नगर हैं उन सभी में सबसे धनवान आदमी बन जाऊँगा। इस प्रकार से जब वह सपने देख रहा था तो उसकी बुद्धि जाकर के सो गई। इसलिए उसने जिन जिन लोगों से अपने मकान और दुकान गिरवी रखे थे उन लोगों को बुलाकर अपने घर में ले आया और बोला, जो धन मैंने आपसे उधार लिया था मैं अभी का अभी चुकाना चाहता हूँ। आप लोग इन 4 बैलगाड़ियों में से कोई भी 1 बैलगाड़ी का सोना ले लो। भोगी प्रसाद ठीक उसी लहजे में बात कर रहा था जैसे एक बड़ा सेठ बात करता है। भोगी प्रसाद का सामना अभी तक सच्चाई से नहीं हुआ था, इसलिए वह कल्पना के बादल के ऊपर तैर रहा था। भोगी प्रसाद को उधार देने वाले लोग भी जब एक साथ 4 बैलगाड़ी सोने से गहनों से लदी हुई देखा तो उन्होंने भी सोचा कि बहुत आश्चर्य की बात है, आज सुबह तो ये हमसे कर्जा लेकर के गया है और अभी इसके पास में 4 बैलगाड़ी सोने की हैं, तो क्यों ना हम इसकी अच्छी तरह से जांच कर लें। उन्होंने गहनों की जांच शुरू की क्योंकि वे लोग ज़मीन पर खड़े होकर के, धरातल पर खड़े होकर के व्यापार करने वाले लोग थे। जब वे जांच करने लगे तो उनके समझ में आने लगा कि यह तो पीतल है, तो वे आग बबूला हो गए कि भोगी प्रसाद हमको ठगना चाहता है। फिर वही लोग मिलकर राजा के पास जाकर भोगी प्रसाद की शिकायत कर देते हैं। राजा ने जांच कराई तो भोगी प्रसाद के घर में 4 बैलगाड़ी भरकर पीतल के गहने मिले और भोगी प्रसाद पर इल्ज़ाम लगाया गया कि भोगी प्रसाद ने अपना घर और दुकान गिरवी रखकर व्यापारियों से जो उधार पैसा लिया था उस पैसे से भोगी प्रसाद ने
पीतल के गहने बनवाए हैं और अब पीतल के गहनों को सोने के गहने बता करके लोगों को ठग रहा है। इसलिए राजा ने भोगी प्रसाद को फांसी की सज़ा सुना दी। भोगी प्रसाद को फांसी लगने वाली है, यह खबर आसपास के कई नगरों में फैल गई। यही खबर दूल्हा और दुल्हन के कान में भी पहुंची। तो दुल्हन ने दूल्हे से कहा कि हमें भोगी प्रसाद की फांसी को रोकना होगा, नहीं तो यह तो अन्याय हो जाएगा। अपने पत्नी के कहने पर दूल्हे ने राजा को जाकर के सारी बात बता दी कि किस प्रकार भोगी प्रसाद डाकुओं से मिलकर लोगों को लुटवाता था और फिर लूट का सामान 1/4 भाग में खरीदा करता था। दूल्हे ने राजा को यह भी बताया कि यह पीतल के गहने बनाने और भोगी प्रसाद को सबक सिखाने की योजना उसके पत्नी ने बनाई थी। सारी योजना सुनकर राजा ने सैनिक भेज करके डाकुओं को पकड़वा लिया और भोगी प्रसाद पर 1000 सोने के सिक्के का जुर्माना लगा करके छोड़ दिया। भोगी प्रसाद का और घर जो था पहले से गिरवी थे, वे तो वह छुड़ा नहीं सका, तो वह तो घर और दुकान दोनों से बाहर हो गया। अब जुर्माने में 1000 सोने के सिक्के देने के बाद में अब भोगी प्रसाद के पास में केवल वही बचा जो उसने अपने शरीर पर पहन रखा था। तो इसके बाद में भोगी प्रसाद फिर से कंगाल हो गया। फिर दूल्हे ने दया करके भोगी प्रसाद को अपनी दुकान पर नौकर रख लिया। राजा ने भी दूल्हे और उसकी पत्नी को सम्मानित किया। इसके बाद डाकुओं के आतंक से वह पूरा क्षेत्र मुक्त हो गया और भोगी प्रसाद जो सबसे धनवान बनने के लिए सपने देख रहा था, अब एक नौकर बन करके रह गया। इस कहानी को आपने सुना। यह कहानी एक अत्यंत रोचक कहानी है जो प्रेरणा देती है कि हम छल करके चाहे कितनी ही बड़े विजय के सपने देख लें, लेकिन समृद्धि और उन्नति का हल, उसका उद्देश्य की प्राप्ति करने का समाधान कभी भी एक ठग या छल नहीं हो सकता है। समृद्धि उन्नति हमेशा सहृदयी ईमानदार लोगों के लिए बनाया हुआ गुण है, यह उन्हीं को प्राप्त होगा। यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया इसको कमेंट में बताइएगा। आप घर के बच्चों को, मित्रों को इस कहानी पर बात कीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो अपने मित्रों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से इस वीडियो को शेयर कीजिए। और जो आपने ये कहानी सुनने के वीडियो देखने में अपना बहुमूल्य समय दिया, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ।